बेटा हम लोग हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा कुछ पोर्शन कल छूट गया था और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो चीज़ें आपने कल पढ़ी थी हमारे आपने रिवाइज ज़रूर की होंगी, ठीक है। और उन्हीं को आज आगे चलते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स है इन इंडिया, जिसमें अराइवल ऑफ मुस्लिम्स, बिगिनिंग ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये 4 बड़े सब टॉपिक्स थे। तो ऊपर के 3 तो पूरी तरह फिनिश हो चुके हैं, लेकिन आपका जो 4th वन है कंट्रीब्यूशन, मुसलमानों का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है उसे समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं और फिर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सब तैयार रहिएगा। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जा चुकी हैं ऑलरेडी। मुग़ल एम्पायर पूरा आप पढ़ चुके हैं। मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफ़र, है ना, ठीक है। तो अब मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो उसके लिए आपने मैसूर वॉर्स आपको बताए गए थे। देखिए ये जो अहम पॉइंट था यहाँ पर, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर था वो 1857 में पूरी तरह से फिनिश हो गया था, ठीक। और उससे पहले कमज़ोर तो बहुत पहले ही से शुरू हो गया था, औरंगज़ेब के बाद से कमज़ोर होना शुरू हो गया था। औरंगज़ेब के टाइम पे बिल्कुल ही धीरे धीरे, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र तक किसी तरह गया। उसके बाद क्या हुआ, इस बीच मैसूर वॉर्स हुए थे ब्रिटिशर्स के और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में। इनको एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। तो ये याद रखिए, ये 2 वाले, शुरू के 2 और फिर बाद के 2, इन दोनों में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और आपको पता है पहले वाले में हैदर अली की विक्ट्री होती है और दूसरे में डिफीट हो जाती है। फिर उसके बाद इनके बेटे हैं टीपू सुल्तान, और 3rd एंग्लो मैसूर वॉर, फिर 4th मैसूर वॉर। तो 3rd वन जो है 1790 में हुआ है और फिर ये 1799 में। ये पूरी तरह से, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, जो ये मतलब 4 साल तक चलता रहा, इस तरह से हुआ। शुरुआत 80 में हुई, 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स जो होते हैं वो आने लगते हैं इंडिया में। अब इनका रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पूरी तरह से ये टीपू सुल्तान की डेथ के बाद इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली नेशन वाइड कैंपेन जो थी इनके खिलाफ वो टीपू सुल्तान ने ही शुरू की थी। तो हम लोग चूंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं,
इसीलिए ये जानना चाह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया, ठीक है, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए या अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ने में क्या उनका योगदान है, भूमिका है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो 1857 में एक ख़तरनाक किस्म का रिवोल्ट पैदा होता है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जो कुछ सैनिक होते हैं और वहाँ से शुरू होते होते धीरे धीरे वो पूरे भारत को में फैल जाता है, ठीक है, यानी पूरे हिंदुस्तान को चारों तरफ से वो एक रिवोल्ट कहते हैं, विद्रोह। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, रिजल्ट उसका फेलियर की तरफ जा रहा होता है, यानी रिजल्ट कामयाब नहीं हुए। अगर कामयाब होता तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता, लेकिन देश आज़ाद कब हुआ, 1947 में। खैर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बहुत कुछ उसमें से मिला, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये एक तरीके की सिपॉय म्यूटिनी थी। ये शुरुआत में कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। वो इंडियन ओरिजिन के इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का क्या किया था, डट कर मुकाबला किया। फिर उनके साथ बहुत से और लोग आते आते और फिर पूरा हिंदुस्तान और हर जगह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। अच्छा, फेलियर था नो डाउट, लेकिन इस पूरे एपिसोड में हर तरफ से लोग शामिल थे। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुग़ल एम्परर हैं, इन्होंने लीड किया था, ठीक है, इन्होंने इस पूरे रिवोल्ट को के ये लीडर थे, नेशनल लीडर। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे विद्रोह का क्या किया था, आवाहन किया, उसका नेतृत्व किया, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र के। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में संभाले हुए थी मोर्चा। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में मोर्चा संभाले हुए थे। नाना साहेब कानपुर में, बेगम हज़रत महल जो कि लखनऊ में डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रही थीं, ठीक है। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में, खान बहादुर खान बरेली में, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में और तांतिया टोपे ये ग्वालियर में। तो इस तरह से आप देखिए पूरे भारत में जगह जगह जो है इनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना स्टार्ट हो गई, और हो ही नहीं गई बल्कि ये हर तरफ से मोर्चा संभाले हुए उस वक्त के बड़े बड़े लीडर थे। और इन सबको लीड कौन कर रहे थे, बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में हो रहा था ये, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या है, फेलियर। लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके का चैलेंज अंग्रेज़ों के सामने रख दिया था। इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखिए क्या थे। सबसे पहले एक तो पहले ये जान लीजिए कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में, एक सेकंड, जो नेशन वाइड जब ये हुआ फेलियर के बाद, तो एक सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो उनकी तरफ से जो रिएक्शन था वो कैसा था। अब ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे। किसके ख़िलाफ़, इंडियंस के ख़िलाफ़ जनरली, लेकिन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ पर्टिकुलरली ज़्यादा उनको प्रॉब्लम किससे हो रही थी, मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में ही पावर था उस टाइम, और वो इस पूरे एपिसोड के लिए मुस्लिम्स को ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे। तो उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करना बहुत स्टार्ट कर दिया। मुस्लिम्स को ओपनली किल किया गया, खुलेआम उनको मारा गया।
रिलीजियस प्लेसेस जो थी, धार्मिक स्थल जो थे, मुसलमानों के रिहायशी जो इलाके थे, उनको आग लगा दी गई। ठीक है, यानी खुल करके बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ, अत्याचार हुआ। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों को जो बड़ा चैलेंज दिया है वो मुस्लिम्स ने उस वक्त दिया है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हुकूमत थी। अब क्या हुआ है, इस पूरे एपिसोड का, इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन फील्ड मार्शल रॉबर्ट ने अपनी किताब में किया है, जिसका नाम है माय 41 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि 27,000 मुसलमान जो है, ठीक है, 27,000 मुस्लिम्स वर ओपनली हैंग्ड एज क्रिमिनल्स ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह के क्रिमिनल्स के तौर पर मुसलमानों को, 27,000 मुसलमानों को इन्होंने फांसी पे चढ़ाया गया। दोज हु वर मैसेकर्ड, और बहुत से ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, उनका जो है नरसंहार कर दिया गया दूसरे दूसरे जरियों से। उनके जो नंबर है वो काउंटलेस है, दे आर इनन्यूमरेबल, काउंटलेस इन नंबर। ठीक है, उनका नंबर भी नहीं दे सकते, ये खुद कह रहे हैं अपनी किताब में। अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है, मेरठ से लेके दिल्ली तक किताबों में लिखा है कि शायद ही कोई एक ऐसा पेड़ होता था जिस पे कोई डेड बॉडी ना हो। यानी क्योंकि उस वक्त पेड़ों पर जो है वो मुसलमानों को फांसी दी जा रही थी, पेड़ पे लटका देते थे। और मेरठ से लेके दिल्ली तक जितने भी रास्ते में पेड़ पड़ते हों, सब पे कोई ना कोई, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बड़ी तादाद में फांसी दी गई। बहादुर शाह जफ़र जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें कैप्चर कर लिया गया, डिपोर्ट कर दिया, रंगून भेज दिया, जिसको यांगून भी कहते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ, बर्मा में। और बर्मा इस वक्त क्या है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ही वॉज टॉर्चर्ड, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया। एंड लेड अ मिजरेबल लाइफ, और इन्होंने यहाँ पर जो जीवन बहुत दयनीय और शोचनीय, बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में ये यहाँ जीवित रहे, जितने दिन भी इनकी ज़िंदगी थी। 1862 नवंबर में इनकी डेथ हो गई, 1862 नवंबर। ठीक है, और ये रिवोल्ट कब हुआ ना, 1857 में पूरे भारत में, यानी उसके 5 साल के बाद। ठीक, अच्छा आगे अब क्या हुआ, इस पूरे जो 1857 की जो ये लड़ाई थी, इस लड़ाई का नतीजा तो ये था कि भाई अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया, अत्याचार शुरू कर दिए। लेकिन इसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट भी था। वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ये था, रिवोल्ट फेल हो गया, लेकिन इसने खुल करके अंग्रेज़ों के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा कर दिया। ठीक है, एक मास अवेकनिंग का काम किया। मास अवेकनिंग यानी एक बड़े पैमाने पे लोगों को जगा दिया। जो लोग सोए हुए थे या इनके अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे थे, वो भी जाग गए। क्रेज़ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का एक जुनून, आज़ादी की एक दीवानगी लोगों में पैदा हो गई। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जो है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये देशवासियों में डेवलप हो गई। देश का प्रेम, सेक्रीफाइस फॉर नेशन, इसके लिए वो नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो गए, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। स्टार्टेड सेवरल मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश, और इस पूरे एपिसोड ने, 1857 के एपिसोड ने बहुत सारे मूवमेंट्स को जन्म दे दिया। यानी एक मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, सैकड़ों मूवमेंट्स को इसने जन्म दे दिया। यानी आज़ादी की बुनियाद पड़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो सोई हुई कौम लोग थे देश के, वो सोए हुए लोग जाग गए, बेदार हो गए। अब आपको क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन पढ़ना है मुसलमानों का। तो कंट्रीब्यूशन के लिए अब यही मूवमेंट्स
जो है, जो ये बात कही जा रही है यहाँ पर कि बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो वो बहुत सारे मूवमेंट्स में ख़ास तौर से जिसमें मुसलमानों का योगदान है उनको आप पढ़ने जा रहे हैं, मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन। वो क्या है, वो 1 बाय 1 कई सारे हैं, अलग अलग सन में हैं, अलग अलग डेट्स में हुए हैं, ठीक है। तो आप उन डेट्स का ध्यान रखिएगा। अब जो आप पढ़ेंगे उसमें कितनी बातें ध्यान रखिए, डेट्स याद रखिए कुछ हद तक, प्लेसेस होंगे प्लेसेस याद रखिए, और कुछ पर्सन्स होंगे लोग, उनका जिक्र होगा, उनको याद रखिए, ठीक है। तो इस पर फोकस करिएगा। इन 1866 1862 में बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल होता है। 1857 में देश में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है। तो 1866 में दारुल उलूम मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि देवबंद में कायम होता है। देवबंद क्या है, देवबंद एक शहर है, बल्कि एक जगह है सहारनपुर ज़िले में। और सहारनपुर ज़िला जो है वो यूपी में है, वेस्टर्न यूपी का एक ज़िला है। तो यहाँ पर मौलाना कासिम नानोतवी जो हैं वो इस दारुल उलूम की नींव डालते हैं। अब तो ये दारुल उलूम मदरसा है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। वो किस तरह, ये मदरसे की बुनियाद ही पड़ती है इसलिए ताकि यहाँ पर यंग जनरेशन को, जो यूथ है, उस यूथ को ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमादा किया जाए, तैयार किया जाए, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनका जो है माइंडसेट चेंज हो, उनका माइंडसेट बने। अच्छा, ये कब हुआ था, 1866 में। कौन सा व्यक्ति ख़ास था उसमें, मौलाना कासिम नानोतवी। किस जगह की बात थी, देवबंद सहारनपुर। अब आगे आइए, 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसको बाद में AMU कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसका इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर के ज़रिए होता है। सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक, और वो कौन है, सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिश करते हैं 1877 में, जस्ट आफ्टर 10 years व्हेन मदरसा दारुल उलूम देवबंद वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो देवबंद की इस्टेब्लिशमेंट होती है 66 में, इनकी है 77 में। दोनों को याद करना आसान है, 66 1877। अच्छा, दोनों जगह व्यक्तियों का नाम भी याद रखिएगा, पर्सन। अलीगढ़ मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं होता, एक स्कूल नहीं होता, बल्कि एक मूवमेंट होता है जो कि एक कॉलेज से शुरू होता है। इसने बहुत अहम रोल अदा किया है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पैदा बने हैं, तैयार हुए हैं, और एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा इनकलाब, एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1885 में, अब 66 देखा, 77 देखा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है, फॉर्म होती है, बनती है, और इसमें मुसलमान एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हिंदुस्तान में क्या किया है, आज़ादी की लड़ाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़े बड़े लीडर्स इसमें जुड़े हैं और इसके ज़रिए बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपके एग्जाम में। इसके बाद आगे देखिए, दारुल उलूम देवबंद की बात आप पढ़ चुके थे 1894 में, ठीक है।
1866 में देवबंद और 1894 में नदवा। आप माइनस करके देख लीजिए कितने साल बाद ये हो रहा है। ठीक है, 28 ईयर्स के बाद। 28 ईयर्स के बाद क्या इस्टेब्लिश होता है? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। किसके 28 साल के बाद? देवबंद में मदरसा जो है दारुल उलूम वो इस्टेब्लिश होने के बाद लखनऊ में। अब ये नदवतुल उलमा कहाँ इस्टेब्लिश होता है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती ये इस्टेब्लिश होता है 1894 में, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स के थ्रू। इसने भी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को अपने यहाँ बनाया है, तैयार किया है, पैदा किया है। ठीक है, अच्छा 1905 में रेशमी रुमाल सिल्क लेटर ये एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये देवबंदी मुस्लिम लीडर्स इसको स्टार्ट करते हैं, यानी देवबंद के मुस्लिम लीडर्स इसे स्टार्ट करते हैं। रेशमी रुमाल एक तहरीक होती है। द एक्टिव रोल, इसमें जो एक्टिव रोल प्ले किया है वो किसने? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने। नाम याद रखिएगा कि जब रेशमी रुमाल की बात आएगी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की बात आएगी, 1905 याद रखिएगा। ठीक है, 1906 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। ये इसके जो पहले ऑनररी प्रेसिडेंट होते हैं वो सर आगा खान। ठीक है, तो अब ये दो अलग अलग तंजीमें हैं, मतलब तंजीमें नहीं, ये तो एक मुस्लिम लीग तंजीम है और ये एक मूवमेंट है, तहरीक है। तो वो तहरीक शुरू होती है 1905 में, उबैदुल्लाह सिंधी साहब का इसमें एक्टिव रोल है। और 1906 में एक साल बाद मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। इसके पहले प्रेसिडेंट आगा खान हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आगा खान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कभी ईयर पूछ लिया, कभी प्लेस पूछ ली, कभी वो पर्टिकुलर पर्सन पूछ लिया उस मूवमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जहन में आपके रहना चाहिए। इन 1915 एट द कंक्लूजन ऑफ काबुल मिशन के समाप्ति पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इंडिया की, जिसमें मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, जिनका पीछे अभी नाम आ चुका है एक बार, और किस से रिलेटेड आया? रेशमी रुमाल से रिलेटेड आया। तो एक बार फिर इनका नाम आया, देखिए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का, अब आया काबुल मिशन के साथ। ठीक है, तो काबुल मिशन में जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसके कंक्लूजन पर, उसमें राजा महेंद्र प्रताप को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था और मौलाना बरकतुल्लाह को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी। कब की बात है? 1915। ठीक है, तो इसमें दो मुस्लिम्स, देखिए यहाँ काबुल मिशन में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो किसने की? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने, और उसमें प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? मौलाना बरकतुल्लाह को। इसके बाद इसी तरह 1919 में जमीयत उलमा हिंद फॉर्म हुई। जमीयत उलमा हिंद का नाम आज भी आप सुनते हैं, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो मौलाना किफ़ायतुल्लाह हैं। अभी पीछे एक नाम आपने पढ़ा है, वो नाम है बरकतुल्लाह, और ये है मौलाना किफ़ायतुल्लाह। दोनों मौलाना हैं, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, मतलब ठीक है। इनका नाम मौलाना बरकतुल्लाह का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन इनका नाम जो जुड़ा है वो जमीयत उलमा हिंद से जुड़ा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, दोनों नाम एक साथ आ गए। ऊपर मान लीजिए पूछा जा रहा है किसके बारे में? जमीयत उलमा हिंद के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप किफ़ायतुल्लाह, बरकतुल्लाह, सनाउल्लाह, इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स के जरिए शुरू हुआ और अली ब्रदर्स की लीडरशिप में। हु आर अली ब्रदर्स? अली ब्रदर्स में
दो साहिबान हैं जिसमें एक हैं मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे हैं मौलाना शौकत अली। ये दो भाई हैं, अली ब्रदर्स के नाम से बहुत मशहूर हैं, और इन दोनों भाइयों ने मिल करके कौन सी तहरीक शुरू की? खिलाफत मूवमेंट। आपको पता होगा जो खिलाफत है वो आखिरी जो एक आपने उमैया, अब्बासी और ऑटोमन यानी उस्मानी, तो उस्मानी खिलाफत के जो उनका सूरज जो है वो डूब रहा था, जब उनके ऊपर जो है इधर उधर से जब हमले हो रहे थे, तो उस टाइम उनके सपोर्ट में इंडिया से आवाज़ बुलंद की गई थी अली ब्रदर्स की लीडरशिप में, जिसमें और भी बहुत से लीडर्स शामिल हुए थे। तो वो ब्रिटिशर्स को एक तरीके से चैलेंज देना था कि आपकी मनमानी हर जगह नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा मूवमेंट था उस टाइम का। अच्छा, ये एक एजिटेशन था, एजिटेशन एक प्रोटेस्ट के तौर पर, अलाइड अलाइड कहते हैं इसमें और भी इंडियन नेशनलिस्ट शामिल थे, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, हिंदूज भी शामिल थे। और वो किसको सपोर्ट करने के लिए? ऑटोमन कैलिफ, ऑटोमन खलीफा जो थे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के विरोध में ये एक गठजोड़ था जो इंडियन से था। लेकिन ये जो पूरा अलायंस था, इस अलायंस में हिंदू मुस्लिम लीडर सब तरह के थे, और लेकिन इसकी लीडरशिप जो थी खिलाफत मूवमेंट की, वो इन दोनों के हाथ में थी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी, ये 1919 की बात है, और पीछे भी आपने 1919 ही पढ़ा है, लेकिन ये जमीयत उलमा की बात है। जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है और खिलाफत मूवमेंट ये एक मूवमेंट है। तो जो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि डेट, फिर से ध्यान दीजिए, पर्सन, प्लेस, अब मूवमेंट होगा कोई या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। हम आपको पढ़ने के लिए थोड़ा आसान कर दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो बात होगी डेट की, कोई ईयर होगा जनरली कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, किसी पर्सन के बारे में होगा, किसी प्लेस के बारे में होगा, किसी मूवमेंट के बारे में होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, ठीक। तो इसको आप फोकस करें और उसको ध्यान से पढ़ें। हाँ, इसके बाद 1921 में, 1991 की बात आपने पढ़ी, देश आज़ाद कब हो रहा है? 1947 में। तो 1921 में मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी बहुत बड़ा नाम है, अच्छे उर्दू के अच्छे पोएट भी हैं। इन्होंने और पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम का यानी पूर्ण स्वराज्य का, पूर्ण आज़ादी का, एक संपूर्ण आज़ादी का एक रेजोल्यूशन पास किया, जबकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एनुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, उसके एनुअल सेशन को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अभी पीछे आपने पढ़ा था मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट, और वो मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ उसके बाद 1921 वाले एनुअल सेशन में, जबकि हसरत मोहानी साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने एक कंप्लीट फ्रीडम का रेजोल्यूशन पास किया। और ये पहले भारतवासी हैं इसी बात से, फर्स्ट इंडियन है टू डिमांड कंप्लीट फ्रीडम, यानी पार्शियल फ्रीडम नहीं चाहिए। पार्शियल फ्रीडम कि अंग्रेज एक हिस्से को छोड़ दें और कहें लो भाई ये वाला एक राज ले लो, यहाँ पर इस राजा का बोलबाला चलेगा, इनकी बात चलेगी, और बाकी पोर्शन, बाकी हिस्सा मेरे हाथ में होगा, तो ये बात नहीं। पूरा का पूरा भारत आपको खाली करना पड़ेगा, और उसी का नाम है कंप्लीट फ्रीडम। पूरी आज़ादी चाहिए, गुलामी से निजात चाहिए, उसमें पार्शियल फ्रीडम एक्सेप्टेबल नहीं है। द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये जो आज भी ये लगा दिए जाते हैं नारे इनकलाब जिंदाबाद,
इसका मतलब होता है, इनकलाब का मतलब होता है रेवोल्यूशन, और जिंदाबाद मतलब हमेशा जिंदा रहे, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। ये इन्हीं हज़रत मोहानी साहब ने ये स्लोगन क्वाइन किया है, ठीक है। यानी इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया है? ऑप्शंस आ जाएं तो उसमें हज़रत मोहानी को ढूंढिएगा, बाकी 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, इसके बाद 1929 में मजलिस अहरार या एहरार फॉर्म होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए, और बाद में ये मर्ज कर दी जाती है कांग्रेस में। कांग्रेस आपको पता है, जब कांग्रेस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो ये जो कांग्रेस में मर्ज कर देते हैं यानी उसी में विलय कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, जम कर देते हैं। और इसको फॉर्म कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले प्रेसिडेंट इसके जो होंगे वो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी थे। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी हैं मजलिस अहरार के। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक खुदाई खिदमत गार यानी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, खुदाई खिदमत गार यानी खुदा के खिदमत करने वाले मूवमेंट ये लॉन्च किया। इट वॉज स्टार्टेड इन इंडियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, टू अपोज द ब्रिटिश। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बहुत बड़ा है। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान का एक टाइटल है, इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने बड़ी परेशानियां झेली हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं, बहुत साल तक ये जेल में रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान बड़ा नाम है। 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुआ, ठीक है, कौन सा कॉन्फ्रेंस? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिया की आज़ादी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल हुए कॉन्फ्रेंस में। जब ये बातचीत कर रहे थे, अपनी बात पेश कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा था कि वो भारत, यहाँ से देखिए, ये वो भारत तभी लौटेंगे, ठीक है, जब उनका देश आज़ाद हो जाएगा, और अगर देश आज़ाद नहीं होता है तो वो यहीं मरना पसंद करेंगे, यानी लंदन में। और कुछ ऐसा हुआ कि ये उस स्पीच के बाद बीमार पड़े और वहीं उनकी डेथ हो गई, ये वापस इंडिया फिर नहीं आए। तो इस तरीके के जो आज़ादी के मतवाले लोग भी थे, और इनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुस्लिम हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं। ये तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, इसकी अभी डिटेल आपको बताने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पीछे आपने खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में ये जानकारी जो हम आपको दे रहे थे वो यहाँ पर है। इनको आम तौर से फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और ये 45 साल इन्होंने जेल में बिताए हैं। 45 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए हैं अपनी ज़िंदगी के, फॉर फ्रीडम ऑफ द नेशन। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं हिंदी में। सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुए आपके कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, राइट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा सामने, वन बाय वन। और पहले ही बताइए, आप सब क्लास में हैं, अलर्ट हैं? कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मैं बता दूंगा फाइनल, और कुछ के आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप उनको हमारे पढ़ाए हुए में से जो कुछ मैंने आपको दिया इन दिनों, उसमें में से आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगा, और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो पहले बताइए, आप सब प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं क्लास में?
आर यू रेडी? फैजान, आकिब का रिप्लाई तो आया है। फैजान, आमिना, क्लास में नहीं है क्या बेटा आप लोग? चलिए क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। चलें, पहला है द मुगल एम्परर हु वाज नोन एज जिंदा पीर वाज। जिंदा पीर के नाम से किस मुगल एम्परर को जानते हैं, या जिंदा पीर किसका नाम था? बहादुर शाह जफर का, बाबर का, शाहजहां का, या औरंगजेब का? विच ऑप्शन इज राइट आंसर? बताइए। जिंदा पीर, ये मैंने अभी कल की क्लास में आपको बताया है। आंसर दीजिए। आकिब, देखिए, मुगल एम्परर हु वाज नोन एज जिंदा पीर वाज, ये बाबर के लिए नहीं है, शाहजहां के लिए नहीं है, बहादुर शाह जफर के लिए नहीं है, ये औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, आराम शाह। आराम ना करते रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा है सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा? आखिरी मुगल एम्परर कौन है? बेटा आप लोग के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे हैं? ऑप्शन बी राइट, बहादुर शाह जफर। आखिरी जो मुगल एम्परर हैं, लास्ट मुगल एम्परर, उनका नाम है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज। अब ये शेर शाह सूरी से आपको याद आना चाहिए सूरी पीरियड। सूरी पीरियड, सूरी पीरियड कब से कब तक का है? एक आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। सूरी पीरियड कल डिस्कस किया गया था बेटा, ये 1540 से 1555, 15 साल का ये सूरी पीरियड है मुगल एम्पायर के बीच में। क्योंकि मुगल एम्पायर फिनिश होता है 1857 में, लेकिन हुमायूं के मौके पर, हुमायूं के 2 टर्म हैं, एक टर्म के बीच में सूरी यानी शेर शाह सूरी की एंट्री हो जाती है, फिर शेर शाह सूरी चले जाते हैं, सीन से हट जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, वापस से फिर हुमायूं आ जाते हैं, और जब वापस हुमायूं आते हैं तो इसका मतलब फिर से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है, री इस्टेब्लिश्ड। तो इसमें जो शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम है, क्या शेर खान है, कायकुबाद, दारीन, फरीद? ऑप्शन ए नहीं सही है बेटा, रॉन्ग। ऑप्शन डी इज राइट, फरीद नाम था उनका। शेर शाह सूरी का सही नाम जो था, मतलब ओरिजिनल नेम जो उनका था, रियल नेम, वो फरीद था। फर्स्ट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया वॉज फॉट बाय। पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ा गया भारत में,
वो कौन सा था, वो किसने लड़ा था? सॉरी, टीपू सुल्तान ने लड़ा, मीर कासिम ने लड़ा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने लड़ा, या सिराजुद्दौला ने? ये सारे देखिए बेटा, मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसी के बेसिस पर मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, और आप में से पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए। बी? नहीं, बी तो नहीं है, मीर कासिम का रोल नहीं है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद नहीं है, टीपू सुल्तान की एंट्री बाद में होती है, नवाब सिराजुद्दौला। ऑप्शन डी इज़ राइट। नवाब सिराजुद्दौला जो हैं उनके ज़रिए पहली लड़ाई भारत में बैटल की फॉर्म में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। इसके बाद टीपू सुल्तान वॉज मार्टायर्ड ऑन बाय ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के द्वारा टीपू सुल्तान की शहादत कब होती है, किस तारीख़ में? ये तारीख़ भी आपके साथ मैंने शेयर की है। 4 जून 1799, 4 मई 1799। देखिए, पहले गलत ऑप्शंस को हटाइए। 1798 तो नहीं है, 1798 नहीं है, 2 ऑप्शन निकल गए। 1799 है। अब उसमें जून है या मई है? मई है। बी ऑप्शन इज राइट। 4 मई 1799 ये टीपू सुल्तान की शहादत का दिन। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was led at लखनऊ बाय, हाँ, लखनऊ में 1857 की लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ी गई? Who was that person? तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अभी मैंने आपके सामने ये लिस्ट शेयर की थी जिसमें तमाम फ्रीडम फाइटर्स थे और उनके प्लेसेस थी, वो कहाँ कहाँ से एक्टिव थे। तो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल का जिनका रियल नेम था मोहम्मदी बेगम, मोहम्मदी बेगम, ये इनका ओरिजिनल नेम था। और इन्होंने लखनऊ में इस रिवोल्ट की नेतृत्व किया था, यानी उसकी लीडरशिप इन्हीं के हाथों में थी। इसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु हैड पुट बैन ऑन काउ स्लॉटर वाज, इट वाज टोल्ड टू यू यस्टरडे। कल मैंने आपको ये बताया है कि पहला मुस्लिम रूलर जिसने काउ स्लॉटर पर बैन लगाया वो कौन था? हु वाज दैट पर्सन? ऑप्शंस आर शाहजहां, हैदर अली, अकबर, हुमायूं। विच इज द राइट आंसर? शाहजहां नो, हैदर अली नहीं, अकबर was the first Muslim who put ban on cow slaughter, right? अकबर राइट है इसमें। अब ये आंसर जो इसके बाद वाला है कि शाहजहां की वाइफ का क्या नाम था, इसको आप ढूंढेंगे। सब मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो 2-2, 3-3 बीच में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। गुलबदन बेगम था, अर्जुमंद बेगम था, हमीदा बानो था, नूरजहां था, क्योंकि इसमें कई की बेगमात शामिल हैं। ठीक है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मुमताज़ महल का ओरिजिनल नेम पूछा जा रहा है, तो नूरजहां किसकी वाइफ थी और नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है, तो ये बातें आप ढूंढिएगा, आपको मैंने क्लास में बताई। इसी तरह मैं ये भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा सल्तनत पीरियड इन मुस्लिम इंडिया हिस्ट्री वॉज फ्रॉम। सल्तनत पीरियड कब से कब तक था, ये भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है, पूरा पढ़ाया है सल्तनत पीरियड। ठीक है, ये भी आप बताइएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब ये आसान है, सबको पता है, ये मैं भी बता दूंगा। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। रेड फोर्ट, लाल किला, जाहिर सी बात है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने नहीं बनवाया था, जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। रुपया करेंसी इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। रुपया करेंसी इंडिया में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस की? इसमें मोहम्मद तुगलक हैं, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी। इसमें आपके सी ऑप्शन ठीक है, शेर शाह सूरी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। कुतुब मीनार इन इंडिया इज लोकेटेड नेक्स्ट टू। किस मस्जिद के पास कुतुब मीनार है, बल्कि किस मस्जिद के बराबर में कुतुब मीनार है? असल में कुतुब मीनार है ही मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के, और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का जो गेट अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो न जिसमें जामा मस्जिद है, ना मोती मस्जिद, ना काली मस्जिद, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। अब यहाँ से एक आपको और जानकारी मिल गई कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछ लिया जाए। ये भी पता चल गया बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना था। तो एक ही स्टेटमेंट में देखिए तीन तीन बातें आपको पता चल गई। लेकिन ये किस बात की याद में बनवाया था? सलीम, राजकुमार सलीम की बर्थ की खुशी में, गुजरात की विक्ट्री, मालवा की विक्ट्री, या बंगाल की विक्ट्री? तो इसमें गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने। नूरजहां का रियल नेम क्या है? ये भी नहीं बताऊंगा। नूरजहां, शाहजहां की, और ये जहांगीर और मुमताज़ महल, इन सब का जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं, आप उनको डिटेल में देखिए जा करके। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। अभी पढ़ा है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम लीडर कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। न जाकिर हुसैन थे, न मौलाना आज़ाद, न मौलाना शौकत। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जमीयत उलमा हिंद, देखिए आ गया वही बरकतुल्ला, सिबगतुल्ला, हिदायतुल्ला, किफ़ायतुल्ला। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जमीयत उलमा हिंद के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो मौलाना किफ़ायतुल्ला थे, ठीक है। और अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? अभी बताया है आपको। खान, अब्दुल गफ्फार, लाला लाजपत राय, अब्दुल हमीद, मोतीलाल नेहरू। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विच वन इज राइट? बताइए जल्दी बेटा। लाला लाजपत राय हैं, कौन है? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। शाहजहां नामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय इनायत खान, जॉर्ज बी ऑरवेल, कैप्टन हॉकिंस, A.R. फुलर। किसने शाहजहां नामा का ट्रांसलेशन कराया था? नहीं, सी ऑप्शन नहीं सही है बेटा। ना तो इनायत खान है, ना जॉर्ज बी ऑरवेल हैं। ये कल की क्लास में आया था A.R. फुलर। A.R. फुलर ने शाहजहां नामा का ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश में। ज़्यादातर ये इनकी बायोग्राफीज जो थी सब पर्शियन में लिखी गई थी, किसी किसी का बाद में ट्रांसलेशन भी हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाइलर ऑफ हदीस। अब ये दो क्वेश्चन हमें लग रहा है ये पीछे से हमने दे दिए रिवीजन के तौर पर। अब आप लोग अलर्ट रहें, आगे की क्लासेस में क्वेश्चंस खूब आने वाले हैं क्लास में, और आपको आपका जो कुछ पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कराना है क्वेश्चंस की बेसिस पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाइलर ऑफ हदीस। हदीस का कौन कंपाइलर नहीं है? हदीस के ताल्लुक से आपको बताया गया था कि उसके कंपाइलेशन का काम बहुत अहम है, वो किया गया है। कौन है? शाह वलीउल्लाह हैं, इमाम नसई हैं, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद। कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा।
तो इमाम मालिक भी हैं, इनकी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। इमाम अबू दाऊद हैं, इनकी भी किताब है हदीस की। इमाम नसई, इनकी भी किताब है। शाह वलीउल्लाह, ये ऑप्शन सही है, ये कंपाइलर नहीं है हदीस के। आफ्टर कॉन्करिंग मक्का, मक्का फतह करने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट ऑल द मक्कन अनबिलीवर्स, मक्का के जितने ना मानने वाले थे, जिनको मुशरिक काफिर कहते हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने जो ईमान लाए, उनको क्या किया था? किल मार दिया, सबको मार डाला, एग्जाइल सबको बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, इम्प्रेजेंट कैदी बना लिया, पार्डन सबको माफ कर दिया। क्या किया था? अब इसका तो आंसर सारे बच्चों को देना चाहिए। बताइए विच इज द राइट आंसर? यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? यस, ऑप्शन डी इज राइट, पार्डन। पार्डन मीन्स सबको माफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी क्लास और ये थे आपके क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की बेसिस पर आपको अपने, जाहिर सी बात है, रिवीजन करना है। आप एलएमएस से अपनी प्रॉपर रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और फिर अगली क्लास के लिए जब आइए तो मेंटली प्रिपेयर होकर के आइए कि हम आपको सीरा से भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, कुरान हदीस से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो कल पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड भी आपसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए, ध्यान दीजिए, सिंसियर रहिए, and good night all of you.